बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे और आपको मैं बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर के लेक्चर नंबर 17 में आपको वेलकम कहता हूँ। और जैसा कि आपको याद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसके अंदर हमने जो है वो चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया था और फिर हमने उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा। उसके अंदर हमने जो है वो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो प्रोबेबिलिटी की प्री रेक्विजिट्स थी या यूँ समझ लें जो टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थे उनको हमने जो है वो बहुत थॉरोली उसको हमने पढ़ा देखा। लास्ट क्लास के अंदर भी लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसके अंदर भी आपने देखा था कि हमने जो है वो कॉम्बिनेशन का एक डिटेल क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था जो तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स के ऊपर जो है वो मबनी था और हमने उसको जो है वो वन बाय वन उसकी जो कंडीशंस थी उसको हमने जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो उसको मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि वो वाला सवाल जो था वो बहुत मुश्किल सवाल था और उसके अंदर जो है जो कंडीशंस बनानी थी वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट थी, समझ में आना ज़रा सा यानी कि मुश्किल होता है लेकिन आ जाता है समझ में, इतना मुश्किल मसला नहीं है। और फिर मैंने उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने उसकी जो कंडीशंस थी उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करी थी और मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करें इसे ना इस सवाल को खुद सॉल्व करें अब आप। तो मुमकिन तौर पर आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा। आज जो है जो हम देख रहे हैं आप जैसे मैंने हेडिंग डाली हुई है रिवीजन ऑफ टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक हमने जितने भी टूल्स पढ़े फैक्टोरियल का हमने टूल पढ़ा, हमने परमुटेशन के कॉन्सेप्ट्स का टूल यानी कि परमुटेशन का जो टूल है उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स से 3 से 4 हमने उसके कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत डिटेल में जाकर देखे थे। फिर उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन के जो सवालात आते हैं यानी कि आसान से आसान सवाल और फिर हमने मुश्किल से मुश्किल सवाल भी कॉम्बिनेशन का हमने सॉल्व कर लिया। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब जो हमने फैक्टोरियल पढ़ लिया उसके बाद फिर हमने परमुटेशन पढ़ लिया और फिर आखिर में हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। इन तीनों चीज़ों के पढ़ने के बाद अब प्रोबेबिलिटी की बारी आएगी इंशाअल्लाह ताला कि प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट करनी है। लेकिन मैं इसकी दोबारा जो है वो रिवीजन की तरफ क्यों लेकर आया हूँ आपको, ताकि हमारे ये चीज़ पुख्ता हो जाए और हम जब प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएँ तो हमें इन चीज़ों के अंदर जो है ना फंसने में मसला यानी कि इन चीज़ों के अंदर ना फंसे हम, यानी कि इसके अंदर हमें जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी हम मजीद 1 से 2 लेक्चर जो है वो एक रिवीजन और एक जो उसके मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं या मजीद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गो थ्रू हो जाए और आप उसको सॉल्व करें ताकि आपके लिए जो है वो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना आसान हो, जो हमारा असल मकसद है। ठीक है, असल मकसद तो खैर ये भी है, ये सवाल भी पेपर में आ रहे होते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी के ज़ाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी के सवाल ज़्यादा तादाद के अंदर आ रहे होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट भी ज़रा जो है वो तवील हैं और लेंथी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बहरहाल यहाँ तक तो हमारी चले इब्तदाई बात हो गई। अब मैं आपसे एक फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा, इससे पहले भी मैंने किसी लेक्चर के अंदर ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप अभी ऐसा करें कि अपनी वीडियो को पॉज करें और उसके बाद पॉज करने के बाद आप लोगों ये क्वेश्चन है पहले खुद सॉल्व करें, अपने पास उतारें इन सवालात को, आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, इन सवालात को अपनी कॉपी में अपने रजिस्टर के अंदर उतारें और पहले खुद से सॉल्व करें। इसके अंदर मिक्स सवालात हैं। मिक्स सवाल से मुराद क्या है कि अभी यहाँ पे वाज़ेह नहीं है कि कौन सा परमुटेशन का सवाल है, कौन सा कॉम्बिनेशन का सवाल है, कौन सा परमुटेशन के कौन से कॉन्सेप्ट का सवाल है। परमुटेशन के अंदर भी जैसे मैंने बताया ना 3 से 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब वो कौन से कॉन्सेप्ट का सवाल है यहाँ पर कोई चीज़ मैंशन नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ इस यूँ समझ लें कि अब ये जो हमने तकरीबन जो 7, 8, 10, 12 लेक्चर हमने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के ले लिए, तो मैं समझता हूँ आपकी अब ये लेवल इस लेवल पर आ गए होंगे आपको कि आप सवाल पढ़ के पहचानना शुरू कर देना चाहिए आपको कि ये किस कॉन्सेप्ट का सवाल है और हमने इसको किस फॉर्मूले से जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ये अभी अपने आप को एवेल्युएट करें, अपने आप को जज करें, अपने आप को देखें कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये लेक्चर अभी आगे मत देखें, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ अभी यहाँ पर आपके सामने, लेकिन अभी मत देखें। आप लोग पहले पॉज करके अपने पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें 10, ठीक है, और जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद फिर आप जो है वो ये मजीद आगे वीडियो को देखिएगा और फिर अपने मैच करिएगा कि मैंने कहाँ गलती करी, कौन सी मिस्टेक हुई है। और अगर मिस्टेक नहीं हुई माशाल्लाह तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो मैं समझता हूँ कि फिर आप यूँ समझ लें कि अपने हवाले से एक मुतमईन हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे समझ में आ गए मुझे। ठीक है, तो चले अब हम जो है वो अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इन हाउ मैनी वेज कैन 9 person बी सीटेड ऑन अ सोफा सेट हैविंग 3 seats ओनली। कह रहे हैं कि 9 लोग हैं और वो एक सोफा सेट पर बैठना चाहते हैं लेकिन सोफा सेट के जो सीट्स हैं वो है 7, वो है सिर्फ और सिर्फ 7। तो अब आप बताएं कि वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं वो 9 लोग।
तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भाई आया मैं इसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करूँ। पहले तो ये पहचाने कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। तो देखिए सोफा सेट की बात हो रही है, लाजमी बात है सोफा सेट जो होता है ना वो एक अरेंजमेंट में एक ऑर्डर में रखा हुआ होता है, ऐसे नहीं पड़ा हुआ होता कहीं पर भी कोई से भी हमने उठाकर रख दिया। बल्कि सोफा सेट का मतलब ये है कि एक ड्राइंग रूम होगा और उसके अंदर एक अरेंजमेंट से और एक अच्छे तरीके से उन सोफा को रखा गया होगा, और लोग भी जो बैठेंगे वो भी एक तरतीब से ही बैठेंगे सोफा सेट के ऊपर, जो कि 7 लोगों के बैठने का है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जब अरेंजमेंट के यानी कि जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तरतीब इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें परमुटेशन का सवाल आ गया। ये परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो वो क्या बन जाएगा जी, NPR फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बस ये इसका छोटा सा सवाल था। अब n का मतलब आपको पता है, n का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट। तो n यहाँ पर कितना है, टोटल इंसान जो है, टोटल पर्सन जो है वो 9 है, और हमारे पास जो सिलेक्टेड पर्सन है यानी कि r का मतलब होता है सिलेक्टेड, तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम 7 पर्सन्स को, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ पर से पुट करेंगे, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 7 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो जी 9 फैक्टोरियल को अगर या चले ऐसे रहने देते, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और अपॉन 2 फैक्टोरियल। आपको पता है 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब बाकी जो बचेंगे आंसर वो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3, ठीक है। तो आपके पास जो NPR का आंसर आ गया, NPR इज इक्वल्स टू 1,81,440 वेज, 1,81,440 तरीकों से हम स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, वो उन लोगों को, वो लोग जो आए में जो उन सीट्स पे बैठना चाहते हैं, हम उनको इतने तरीकों से हम बारी बारी करके उनको हम बिठा सकते हैं। तो ये तो हमारा इजीली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। आपने भी सॉल्व करके देख लिया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यानी कि मैच हो रहा होगा इंशाल्लाह आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5। बहुत छोटा सा सवाल है कि कितने तरीकों से हम 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं 5 में से। अब बात वही है, सवाल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो असल लगा हुआ है हमारे अभी जहन में वो ये है कि परमुटेशन का सवाल है या कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो ये आपने इसको पहले ही जज कर लिया होगा, आपने इसको सॉल्व भी करके देखा होगा कि ये जो सवाल दिया हुआ है हमें, ये है असल में कॉम्बिनेशन का सवाल, क्योंकि यहाँ पर कोई अरेंजमेंट, कोई तरतीब, कोई ऑर्डर यहाँ पर हमें नहीं बताया, बल्कि ये बताया 5 है उसमें से हमने 3 को लेना है। कोई भी 3 को ले ले, कहीं से भी 3 को उठा लें, किसी भी 3 स्टूडेंट्स को हम ले सकते हैं, क्लास के किसी भी 3 स्टूडेंट्स को, राइट साइड से ले लें और जो है वो लेफ्ट साइड से ले लें, मिड से ले लें, कहीं से भी हम 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर सिलेक्शन की बात आ रही है, जहाँ पर ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉम्बिनेशन का सवाल होता है, तो हम इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो NCR इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहां पर भी वही बात होती है, n का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट, तो n यहां पर है 5, और r का मतलब होता है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट हम कर रहे हैं 3 को, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम जो है वो 5 फैक्टोरियल को अगर हम खोलें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल पे क्यों छोड़ा, ताकि ये वाला 3 फैक्टोरियल ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाए। 5 में से 3 माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और आगे क्या बचेगा, 5 4 जा 20 अपॉन 2 1 जा 2 1, और ये हो गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास NCR का आंसर क्या आ गया, 10 वेज, 10 तरीकों से हम उन स्टूडेंट्स को वहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 10 तरीकों से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सवाल था कॉम्बिनेशन का, बहुत ही आपको पता है बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, हमने इससे मुश्किल सवाल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड
कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोहम्मद बी अरेंज्ड। कह रहे हैं ये आपको एक वर्ड दिया हुआ है मोहम्मद का, ठीक है, लफ्ज यहां पे दिया हुआ है मोहम्मद। अब आपने इसको जो है वो अरेंज करना है। अब कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो आपको याद होगा कि इस तरह के जो सवालात थे हमने बहुत सारे सॉल्व करे थे, बहुत सारे आपको मैंने होमवर्क भी दिया था इसके सवाल के अंदर, कि ये वो वाला परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो हमें वो दिए हुए होते हैं, यूं समझ लें कि हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट नहीं होते, बल्कि उसके अंदर सिमिलैरिटी होती है। तो यहाँ पर भी देखिए मोहम्मद के लफ्ज के अंदर भी एम सिमिलर है, ए सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी एक दफ़ा भी आ गई तो उसका मतलब ये है कि हमारा वो परमुटेशन का फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो चेंजिंग क्या होती है अभी आपके सामने आ जाएगी, आपने खुद भी सॉल्व कर लिया होगा इसे। तो हम इसको देखते हैं जरा। तो आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। अब n1 n2 n3 क्या था वो हमें आपको पता है कि हमें डाटा बनाना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं जो मेन n है यानी कि जो टोटल ऑब्जेक्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने दिए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो n की वैल्यू तो हो गई 8, तो ये तो हमारे पास एक बात आ गई। अब मैं n1 को देखूंगा, n1 को मैं सपोज कर रहा हूं m, ठीक है, m। अब m कितनी मरतबा आ रहा है इस लफ्ज के अंदर, इस वर्ड के अंदर, तो वो 3 मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। अब n2 मैंने यहाँ पर u को ले लिया, और u कितनी मरतबा आ रहा है, u तो एक ही मरतबा आ रहा है। उसके बाद फिर n3 है h कितनी मरतबा आ रहा है, h एक ही मरतबा आ रहा है। उसके बाद मैंने लिया n4 को, n4 जो है वो a हो जाएगा। a कितनी मरतबा आ रहा है, a जो है वो 2 दफा आ रहा है, 1 और 2, a जो है वो 2 दफा आ रहा है। उसके बाद आ जाएगा n5 जी, n5 में देखिए फिर m है, तो m को मैं लिख चुका हूं, यहां पर आ चुका, a को भी मैं लिख चुका हूं, तो आखिर में सिर्फ d बचा है हमारे पास, तो d को मैंने ले लिया, और d आपको पता है सिर्फ एक ही दफा आ रहा है, ठीक है। ये हमारा डाटा बन गया। अब हम उसके बाद आपको पता है फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो p इज इक्वल्स टू यानी कि परमुटेशन इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू n4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n5 फैक्टोरियल। क्योंकि अब 5 तक है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जहां तक हम जाएंगे जितने हम n निकालते चले जाएंगे उतना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो यहां पर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन n1 की वैल्यू हमने निकाली है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फिर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम 8 फैक्टोरियल को अगर मैं उसको खोलूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। सही है, 3 फैक्टोरियल क्यों लिख दिया मैंने, ताकि ये वाला 3 वो उस वाले 3 से कैंसिल आउट हो जाए। तो ये तो 3 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही रहने दिया ताकि वो कैंसिल हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा जी, 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 1 2, तो वो 2 ही होगा, और फिर आखिर में 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होगा कि ये 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 को मैं 4 से कट ऑफ कर देता हूँ, तो 2 1 से गया और ये 2 हो गया। अब ये हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं उसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कौन कौन से नंबर बचे हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो आपके पास जो है वो आंसर आ गया P इज इक्वल्स टू 3360 वेज। 3360 तरीकों से हम इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो है वो ये सवालात आ गए, और इसको हमने जो है वो थॉरोली देखा कि जो टूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं उनको हम किस तरह जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। आपने भी पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपके यानी कि मेरा जो सोल्यूशन है वो आपके सोल्यूशन से मैच हो रहा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी मजीद थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना असल टॉपिक प्रोबेबिलिटी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।